तो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है 10। तो आपको अगर ये सब क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो आपके परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तो मैं आपको आज एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगी, उसके बाद प्रश्न 2 नंबर वाले और उसके बाद 5 अंक संख्या वाले शब्दों को मैं बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो आपका पहला जो पाठ है कबीरदास। तो कबीरदास जो इस पाठ से आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम से बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। इसीलिए उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी होगी। इसके कारण मैं आपको एमसी क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीरदास जो बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो उनके बारे में कहा गया कि भक्ति धारा के कवि कबीरदास कैसे कहलाए। तो यहाँ हमारा एमसीक्यू में जो उत्तर है, 4 उत्तर है हमारा। पहला है हमारा सगुण, तो दूसरा है निर्गुण, तो तीसरा है वैष्णव धर्म या चौथा है शैव। तो आप इन चारों में से आपको जो उत्तर है वो है निर्गुण भक्ति धारा। तो कबीरदास जी किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए आप ये आंसर लिख सकते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। तो पहला कवि तो कबीरदास जी का जो उत्तर है निर्गुण भक्ति धारा। तो दूसरा प्रश्न हो सकता है इसमें, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास जी जिस भाषा में लिखते थे उनकी भाषा कैसी थी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अवधी, तीसरा सधुकड़ी और चौथा है ब्रज। तो सधुकड़ी भाषा आपको पता ही होगा। सधुकड़ी भाषा जो कवि लिखते हैं उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है, तो उसे कहते हैं हम सधुकड़ी। तो कबीरदास, तुलसीदास जी, तो ये सब जो लिखते हैं कविता, तो इनकी भाषा अधिकतर सधुकड़ी कहलाई जाती है। तो इनकी जो भाषा थी तो ये है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, इनकी भाषा सधुकड़ी भाषा। तो सधुकड़ी भाषा, इसमें बहुत सारी भाषा का मिश्रण है। ये कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह गए तो वहां जाके उनके हर प्रांत से थोड़ी थोड़ी भाषाओं को उन्होंने सीखा और उन्हें अपनी कविताओं में इनको डाला। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, कबीरदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो कबीरदास महान व्यक्ति थे, किंतु वो भी किसी के शिष्य माने जाते थे, उनके भी गुरु थे। तो इनके गुरुओं में है नामदेव, रामानंद, तुलसीदास और चौथा है सूरदास। तो आप ये चारों ऑप्शन में से इसका उत्तर लिखेंगे, रामानंद के शिष्य। तो कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे, तो उन्होंने अपने भगवान की तरह माना था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत सारी शिक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये इनके जो गुरु थे रामानंद, इनको भगवान की तरह मानते थे। तो कबीरदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा रामानंद के शिष्य। तो हमारा चौथा प्रश्न होगा, कबीरदास ने किसका कड़ा विरोध किया है? तो जो महान व्यक्ति हैं गोस्वामी तुलसीदास रहे हैं और कबीरदास हैं, इन्होंने हमेशा ही असत्य का विरोध किया, समाज में फैली नीत बुराई प्रथा, जो बुरी प्रथा है उनका विरोध किया। तो इन्होंने कड़ा, तो सबसे अधिक किसका विरोध किया? तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा भक्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर माने बहुत दिखावा करते हैं कुछ लोग, जो ढोंग करते हैं, मुंह में एक बात करते हैं और बगल में छुरी भोंकने काम करते हैं, तो उनको कहा गया बाह्य आडंबर, जो दिखावा करते हैं। और चौथा होगा हमारा प्रेम। तो कबीरदास ने किसका कड़ा विरोध किया है? इसका उत्तर रहेगा बाह्य आडंबर का विरोध। तो ये ढोंग दिखावे का बहुत ही सख्त ये खिलाफ थे। तो इसका उत्तर है ये बाह्य आडंबर का विरोध। तो इन्होंने जमकर विरोध किया था, समाज से इनको हटाने के लिए इन्होंने बहुत भरसक ये प्रयत्न इन्होंने किए थे। तो पांचवा प्रश्न हमारा रहेगा, कबीर की साखियों का मुख्य विषय क्या है? तो कबीर जो कविता लिखते थे, उनकी जो 2-2 पंक्ति वाला कविता है उन्हें साखी कहा जाता है। तो कबीर की साखियों का मुख्य विषय, तो ये जो भी कविता लिखते थे कोई ना कोई ये उनमें संदेश देते थे। तो उनका मुख्य विषय क्या रहा था? तो हमारा ऑप्शन है श्रृंगार, वीर रस, नीति और ज्ञान और चौथा है हमारा प्रकृति।
तो कबीरदास जी ने जो नीति और ज्ञान का इन्होंने मुख्य विषय इन्होंने अपनी कविताओं का लिया था। जो मेन का टॉपिक था वो था नीति और ज्ञान। ज्ञान के ऊपर और नीतियों के ऊपर ये जोर देते थे। हमेशा जो भी कविता लिखते थे तो उन पर अच्छी अच्छी बातें होती थी और ज्ञान, और लोगों को उनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती थी। तो इसका उत्तर रहेगा नीति और ज्ञान। तो हमारा छठवां यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तो है हमारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंक्ति किस बात पर बल देती है। तो कबीरदास की जो कविता यानी कि साखी थी उस पर 2 पंक्तियां थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं जो बड़े बड़े लोग महात्मा ज्ञानी होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं वो पढ़ के आज तक कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो सका। तो उन पर उन्होंने जोर दिया था। तो पोथी माने बड़े बड़े ग्रंथ, किताब, महाभारत, एपिक जो ग्रंथ होते हैं वो उनको कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। आज तक बड़े बड़े जो किताब पढ़ के कोई इंसान पंडित या विद्वान नहीं कहला सकता। तो उन्होंने कहा है तो किस बात पर बल देती है। तो इसके अलावा जो कबीरदास है किन पे इन्होंने जोर दिया था। तो इनका जो ऑप्शन है शास्त्र ज्ञान पर दिया था, या अनुभव और प्रेम पर, या कर्मकांड पर, या शिक्षा पर। तो जो कबीरदास जी है उन्होंने अधिक जोर दिया था अनुभव और प्रेम का महत्व। तो न इन्होंने शास्त्र ज्ञान पर जोर दिया, न ही ज्यादा शिक्षा और कर्मकांड। इन्होंने जो अनुभव है, लोग किताब तो पढ़ लेते हैं किंतु वो अपना नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो अनुभव से हम सीखते हैं, जो अनुभव से हम सीखते हैं वो हमारे आगे भी भविष्य में बहुत ही काम आ सकती है। तो अनुभव और प्रेम का महत्व, जो कबीरदास ने जो भी साखी या इन्होंने कविता लिखी थी इन पर इन्होंने अनुभव और प्रेम का महत्व पर अधिक जोर दिया था, यानी बल दिया था इन्होंने। तो इसका उत्तर रहेगा अनुभव और प्रेम का महत्व। तो चलते हैं हमारा 7वें नंबर प्रश्न पर। तो 7वां हमारा जो एमसीक्यू जो प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो कबीरदास जी ये पूछते हैं कि सच्चा ज्ञान हम जो अब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, मोटे मोटे ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, तो ज्ञान कैसे उनमें आ सकता है, वो कैसे सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कबीरदास के अनुसार सच्चा ज्ञान, तो उनके अनुसार जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है ग्रंथ पढ़ने से, या तीर्थ यात्रा से, या गुरु कृपा से, या धन से। तो ग्रंथ पढ़ने से उन्होंने तो कहा ही था कि पोथी पढ़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो बड़े बड़े जो ग्रंथ है वो पढ़ के आज भी कोई भी विद्वान नहीं बन सका। तो ये तो गलत ही होगा ऑप्शन। तो तीर्थ यात्रा से, हाँ, तो तीर्थ यात्रा से यानी जो पवित्र स्थान पर घूमने जाते हैं, तो हर कोई तीर्थ यात्रा पे जा नहीं सकते हैं, तो ये भी असंभव, ये भी गलत होगा। तो गुरु कृपा से, तो हमारा सही उत्तर होगा गुरु की कृपा से। जो भी बड़े लोगों के आदर सम्मान के पात्र होते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, तो उन पे अधिक जोर दिया था। तो गुरु की कृपा से, तो बड़े लोगों के हाथ अगर हमारे सर के ऊपर दया का हाथ रहता है तो वो बहुत ही ज्ञानी हो जाता है। तो कबीरदास ने गुरु की कृपा पर जोर दिया था। तो आपका उत्तर रहेगा गुरु की कृपा से, यानी गुरु जो हमें सही और गलत का रास्ता बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें विवेक है जो हमें हमारे विवेक को पहचानते हैं और हमारे सही रास्ते पे ले जाने की वो कोशिश करते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा गुरु की कृपा से। तो चलते हैं अब 8वें प्रश्न पर। कबीरदास जी ईश्वर को किस रूप में मानते हैं। भगवान को पाने के लिए हम साधारण व्यक्ति अनेकों धाम जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, व्रत पालन करते हैं, और अपने ललाट पर टीका लगाते हैं। लेकिन कबीरदास जी द्वारा कहना है कि कबीरदास ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, उनका अलग नजरिया था। तो उनके द्वारा ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। तो पहला है हमारा साकार रूप में, या निर्गुण रूप में, या अवतारी, या मूर्त रूप से। तो उनके अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार हमारा उत्तर रहेगा निर्गुण ईश्वर, यानी कि जो किसी में भेदभाव नहीं मानते हो, जो सभी में एक समान एक भाव रखते हो। तो उनके अनुसार या सभी के अनुसार तो निर्गुण ईश्वर, तो निर्गुण ईश्वर के रूप में कबीरदास जी ईश्वर को मानते थे।
तो हमारा 9वां प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं में किसका अधिक प्रयोग हुआ है? तो कबीरदास जी ने जो भी रचना का उन्होंने रची थी, तो उनमें अधिक किसका प्रयोग किया है? किन रचनाओं का? अलंकार का, या कठिन शब्दों का, या लोक भाषा, या संस्कृत पद? तो उनके अनुसार लोक भाषा का प्रयोग। तो इसके पीछे भी वजह है। लोक भाषा का प्रयोग यानी कि जो लोक भाषा यानी कि सभी की भाषा, जो जन साधारण की भाषा थी, जो सभी लोग समझ पाते थे, इसीलिए उन्होंने कबीरदास जी ने लोक भाषा का अधिक प्रयोग किया, ताकि सभी लोग उनकी कविताओं को या साखियों को पढ़कर समझ सके। तो इसका उत्तर रहेगा लोक भाषा का प्रयोग। तो हमारा 10वां प्रश्न है, कबीरदास की रचनाओं से क्या संदेश मिलता है? तो प्रत्येक कवि जब कोई भी कविता लिखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ उद्देश्य या शिक्षा छिपा रहता है। तो कबीरदास की रचनाओं से हमें क्या संदेश यानी कि हम क्या सीखते हैं, क्या सीख पाते हैं? तो हमारा जो उत्तर है भोग विलास, या सामाजिक समानता, या कर्मकांड, या वैराग्य। तो भोग विलास यानी जो बहुत ही आराम आराम करते हैं दिन भर, को कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप भोग विलास के जीवन बिताने के लिए वो लोग चाहते हैं। तो ये जो उत्तर गलत होगा। सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता है जो सभी में भेदभाव ना करे, सबको एक समान रखे, एक भाव रखे, तो ये है सामाजिक समानता। तो सभी को वो एक समान माने, किसी में भेदभाव ना करे। तो कबीरदास की रचनाओं से हमें यह संदेश मिलता है कि सामाजिक समानता यानी कि सबको एक भाव में मानना, सबको एक समान मानना। इसका उत्तर है हमारा सामाजिक समानता। तो हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 मार्क वाले प्रश्न हमने किए, अब हम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 2 या 3 अंक वाले हम जो एमसीक्यू प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पद्म युग से आप क्या समझते हैं? जो कबीरदास ने जो रची थी, जिस रचना का उन्होंने विकास किया था पद्म युग्म, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ये सब कविताओं के, सारी कविताओं का ये निचोड़ है। तो पद युग्म से तात्पर्य यानी क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो पद युग्म से तात्पर्य ऐसे युग से है, ऐसे समय से है, जो पद्म युग है ऐसे समय से है जिसमें समाज नैतिक मूल्यों से गिर चुका है। तो आजकल लोग नैतिक वैल्यू को बहुत पीछे छोड़कर आए हैं। तो कबीरदास जी ने इन पर अधिक जोर दिया था। तो मूल्य है हमारे, जो मूल्य को हम अगर लेकर चलेंगे तो हम अपने आप को विकास कर सकेंगे, साथ ही समाज का भी हम उन्नति कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ने ऐसे ही मूल्यों को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर दिया था। तो इस युग में मानव स्वार्थी हो गया है। इस युग में तो लोग आजकल स्वार्थी, सेल्फिश हो गए हैं, अपने आप में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की से फिक्र नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है ताक झांक करने की उनमें कोई समय नहीं है। तो लोग ऐसे हो गए, स्वार्थी हो गए हैं, अपने आप में ही वे लीन होते रहते हैं। और आजकल हमारे समाज में अपने माता पिता अपने बहन जो दोस्त है, किसी की खबर नहीं है। तो इसको कहा गया स्वार्थी, जो अपने में आप में व्यस्त रहते हैं। तो कबीरदास ने कहा इस युग में मानव स्वार्थी हो गया है और प्रेम, करुणा, सत्य तथा ईमानदारी जैसे गुण लुप्त होते जा रहे हैं। तो लोग आजकल स्वार्थी होते जा रहे हैं और जो मानव मूल्य है वो अब भूलते जा रहे हैं, मतलब उसको अपना नहीं रहे हैं। तो लुप्त होते जा रहे हैं मतलब गुम होते जा रहे हैं। जो हमारे वैल्यूज थे, मॉरल वैल्यूज, वो अभी दिखने से मतलब दिख नहीं रहे हैं, लोग उससे उन पतन की ओर जा रहे हैं। तो कवि ने इस युग को पतनशील और अव्यवस्थित बताया है। तो कबीरदास जी ने समाज को कहा है कि पतनशील, अगर हम मूल्य को लेकर चलेंगे, जो नैतिक मूल्य है उसको लेकर चलेंगे तो हमारा उन्नति होना आवश्यक है। लेकिन अगर हम नैतिक मूल्य के साथ नहीं चलते हैं तो पतनशील, तो हम विकास नहीं करेंगे बल्कि हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, हम उन अवनति की ओर ही गिरते चले जाएंगे। और अव्यवस्थित बताया है, और हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हम एक समाज, एक अनुशासन में रहना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो कवि ने इस युग को पतनशील और अव्यवस्थित बताया है तथा समाज सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। तो कबीरदास का मेन जो थीम है कि वो समाज को आगे की ओर ले चलना चाहते हैं और नैतिक मूल्य पर अधिक जोर देना चाहते ताकि लोग और से अधिक विकास हो सके। तो अगर आप ऐसे प्रश्न वाइज आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स में और भी अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। तो आप रट्टा मत मारिए, आप उसको समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखने के लिए कोशिश कीजिए। तो हमारा प्रश्न 2 है, कवि ने पद युग्म में समाज की कौन कौन सी बुराइयां दिखाई हैं? तो कवि ने हमेशा जो कवि हैं तो तुलसीदास भी हैं, तो उन्होंने भी समाज को लेकर उन्होंने बहुत सारी दोहे लिखे हैं और कबीरदास भी समाज को लेकर उन्होंने साखियों की रचना की है। तो कवि ने पद युग्म में, जो इनके कविता का जो मेन टाइटल है, पद युग्म में समाज में फैले पाखंड, स्वार्थ, नैतिक पतन, मानवता की कमी और दिखावे को उजागर किया है। तो कवि का मेन फोकस क्या था कि जो समाज में फैले बुराई है उसको पहले दूर करने की कोशिश करें। तो समाज में फैले पाखंड, पाखंडी मतलब जो ढोंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं, उनकी ओर इशारा किया है। पाखंड, स्वार्थ और नैतिक पतन, मानवता की कमी और दिखावे को उजागर किया है। जो लोग दिखाते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे को दिखाने के लिए हो रखते हैं, उनके पास हो ना हो लेकिन जिंदगी जो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये पाखंडी है। जो लोग जैसा है हमें उसी को ही समाज में अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना चादर है हमारा उतने ही पैर पसारने की जरूरत है। और कवि ने कहा है, कवि ने इस युग को पतनशील और अव्यवस्थित बताया, समाज सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और हमें लोगों की लोगों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है। तो हमारा प्रश्न 2 है, ये प्रश्न 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के हो सकते हैं, तो उसी के अनुसार आपको लिखना है ये। तो कवि ने पद्म युग्म में समाज की कौन कौन सी बुराइयां दिखाई हैं? तो कवि जो कबीरदास है उनका मोटिव क्या था? एक ही मकसद था कि समाज उन्नति को ले जाना और समाज में फैली बुराइयों को दूर करना। तो उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कवि ने पद युग्म में समाज में फैले पाखंड, स्वार्थ, नैतिक पतन, इन सबको दूर करने के लिए कोशिश की है और हमारे जो मानव मूल्य है उनको अधिक विकसित, उसकी मतलब उन्नति करने के लिए उन्होंने सलाह दिया है। और लोग आजकल जो लोग हैं सच्चे मानवीय मूल्य को भूलते जा रहे हैं। आजकल इंसान एक दूसरे को देख देख कर जो मूल्य है, उनकी जो वैल्यूज है उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने नैतिक मूल्य को पकड़ के रखना है, तभी हम एक अच्छा समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 3 पर। पद्म युग्म कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कबीरदास ने जो कविता लिखी है उनका मुख्य उद्देश्य, उनका मेन उद्देश्य क्या था, एम क्या था? तो पद्म युग्म कविता का मुख्य उद्देश्य समाज की बुराइयों को उजागर करना है और लोगों को सचेत करना चाहता है। तो कवि लोगों को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, जो सोए हैं उनको जगाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आप इसे सही आपको आसान शब्दों में लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कविता का मुख्य उद्देश्य समाज की बुराइयों को उजागर करना है, समाज की बुराइयों को सामने लाना है और लोगों को अलर्ट, सचेत मतलब अलर्ट को जगा सकते हैं। तो जगाना है ताकि वे अपने आचरण में सुधार लाएं और समाज को सही दिशा में ले जाएं। तो कबीरदास जी अपने कविता द्वारा लोगों में एक जागरूक पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग जागे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। तो कवि की कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में लोगों को जगाए और उनकी जो मूल्य वैल्यूज हैं, जो मॉरल वैल्यू है, उनको और अधिक उकसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न 4। पद्म युग में मानव का चरित्र कैसा दिखाया गया है? तो कबीरदास ने जो पद्म युग कविता लिखी थी उनमें मानव का जो कैरेक्टर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे दिखाया है, चरित्र निर्माण। तो पद्म युग में मानव का चरित्र स्वार्थी, सेल्फिश दिखाया गया है, संवेदनशील जो बहुत ही गंभीर है और नैतिक मूल्यों से
गिरा हुआ दिखाया गया है। तो सभी में उन्होंने एक मुख्य पॉइंट दिखाया कि जो नैतिक मूल्य है वो लुप्त होते जा रहे हैं, लोगों में वो कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए आजकल लोग अपने आप को उन्नति को नहीं बल्कि अवनति की ओर ले जा रहे हैं। तो समाज में भ्रष्टाचार, लड़ाई, हिंसा, ये सब फैलने का कारण यही है कि नैतिक मूल्यों का गिरना। तो इसीलिए कवि ने इनको और भी अधिक विकसित करने की कल्पना करके ये कविता को लिखी है। तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भूल चुका है। तो आजकल इंसान क्या हो गया, सेल्फी, स्वार्थी हो गया। अपने आप को, सिर्फ अपने आप को देखता है वो। तो अपनी सुविधा के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में वो हिचकता नहीं। तो आप इसको आसान शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है, पद्म युग कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जो कविता में कवि ने जो कविता लिखी थी पद्म युग्म, तो इससे हम क्या सीखते हैं। तो आप इसको अपने अनुसार, पॉइंट अनुसार भी लिख सकते हैं। तो यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे जोर दिया है कि हमारे जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक वैल्यूज है, वो हम भूलते जा रहे हैं और लोग ज्यादा हिंसा हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं और लोगों को मार काट और ये सब क्यों करते हैं, ताकि वे अपना फायदा देख सके। तो कवि ने कहा है समाज को सुधारने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को सचेत करना है और उनमें नैतिक मूल्यों को जगाना है। तभी हम अपने समाज को बदल सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और आपके एग्जाम्स में अगर 2 मार्क्स आते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसको 20 to 30 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो आप ये जो कविता है इसमें थोड़ा टान टान वर्ड है, आप उसको आसान शब्दों में लिखकर अपने अनुसार बता सकते हैं लिखकर। तो चलते हैं अभी हम प्रश्न संख्या 6। पद्म युग में नैतिक मूल्यों की स्थिति से आप क्या समझते हैं। तो कबीरदास जी ने जो कविता लिखी थी पद्म युग्म, पद्म युग्म में नैतिक मूल्य की स्थिति, तो जो हमारे वैल्यूज हैं इसकी स्थिति कैसी है। तो आप लिखेंगे कविता के अनुसार पद्म युग्म में नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप कविता में नैतिक मूल्यों का पतन, आप थोड़े शॉर्ट करके लिख सकते हैं, नैतिक मूल्यों का पतन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज करके, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। सत्य, मानवता, सत्य, मानवता, गुणों में कमी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आपसी भेदभाव। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल्यों की स्थिति, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कविता में नैतिक मूल्यों का पतन, सत्य, मानवता, गुणों में कमी और आपसी भेदभाव। इसको आप अपने शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें आप। तो हमारा 7वां प्रश्न है, पद्म युग्म शीर्षक की सार्थकता से आप क्या समझते हैं। तो कबीरदास जी ने जो कविता लिखी थी, जो हेडिंग उनका था, टाइटल था पद्म युग्म, तो इसका जो शीर्षक है तो कविता की में किस तरह से ये सूट करे या सुटेबल है या किस तरह से
वो सार्थक है, सही है। तो पद्म युग्म शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। तो कविता जो उन्होंने लिखी थी ये पूरी तरह से सही है, मतलब वो उनके अनुसार ठीक है, क्योंकि यह ऐसे गुण को दर्शाता है जहां नैतिकता का पतन हो गया है। यह शीर्षक समाज की अव्यवस्था, पाखंड और मानवीय मूल्यों की गिरावट को स्पष्ट करता है। सेम वही बात है कि नैतिक मूल्यों की गिरावट, यानी इसमें और कमी आ रही है, तो लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्म शीर्षक कविता पूरी तरह सार्थक है और यह शीर्षक समाज की अव्यवस्था, पाखंड और मानवीय मूल्यों की गिरावट को स्पष्ट करता है। तो आप इसको 2-3 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में सारे प्रश्न जब देखेंगे उसमें से 4 या 5 आपको जरूर ही मिलेंगे। कबीरदास जी पाठ ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें। तो आपको अगर पूरी तरह से आप थोरोली पढ़ेंगे तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन कॉमन आपको श्योर मिलते हैं। तब चलते हैं हम पहला। तो हमारा 8वां है पद युग में मानव संबंधों की स्थिति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें है हमारा इस युग में मानव संबंध स्वार्थ पर आधारित हो गए। तो मानव वही बात कर रहे कि हम सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। तो कबीरदास जी का मेन फोकस है सेल्फिश, स्वार्थी, और हमारा दूसरा पॉइंट होगा नैतिक मूल्य पर गिरना। तो आप ये 2 पॉइंट को उजागर करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट रहेगा आपका तो आपका उत्तर रहेगा ये, आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। पहला होगा आपका मानव संबंध स्वार्थी, मानव संबंध स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं। और दूसरा आपका रहेगा आपसी रिश्ते। आपका दूसरा पॉइंट होगा आपसी रिश्ते में भेदभाव, आपसी रिश्ते में भेदभाव का होना। तो आप ये 2 पॉइंट इसे लिख सकते हैं। तो आप इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हैं, मानव संबंध स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, और दूसरा रहेगा आपसी रिश्ते में भेदभाव का होना। तो कबीरदास जी ने ये 2 पॉइंट पर आपको अधिक जोर देने की कोशिश की है। तो हमारा 9वां प्रश्न है पद्म युग की कविता आज के समाज के लिए कितनी प्रासंगिक है। आप क्या समझते हैं। प्रासंगिक यानी कितनी जरूरत है, कितनी ये कविता जो है आवश्यकता है पढ़ाई के लिए, या बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका उत्तर है पद्म युग्म कविता आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी स्वार्थ, पाखंड और नैतिक पतन दिखाई देता है। तो समाज में जो कबीरदास जी जिस समय लिखते थे उस समय से आज तक स्वार्थ, पाखंड और नैतिक पतन, तो आपका ये मुख्य 3 पॉइंट है। स्वार्थ, पाखंड और नैतिक पतन अधिक दिखाई दे रहा है जो आज तक है। ये कवियों ने बहुत कोशिश की है इसको हम इसको समाज से हटाएं, लेकिन लोग हैं कि स्वार्थी, पाखंडी और उनमें नैतिक पतनों की कमी। तो मुख्य पॉइंट ये 3 है हमारा। तो यह कविता हमें समाज सुधार और मानवीय मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो कबीरदास जी जो कविता लिखी है, जो साखी लिखी है या पद युग्म कविता लिखी है, तो इनका जोर है कि लोग आपसी भेदभाव भूल जाएं और आपस में एकता लाएं, आपस में मनमुटाव न रखें, लोग मिलजुल कर रहें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं अभी प्रश्न 3 to 4, ये 3 और 4 अंक के प्रश्न आपको ये कबीरदास जी द्वारा मिलेंगे। तो
पद युग्म की प्रमुख विशेषताएं, तो ये फीचर्स लिखना है। तो कबीरदास ने जो कविता लिखी थी उनमें जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे आप। तो पद युग्म की कविता विशेषताएं हैं नैतिक पतन और सामाजिक अव्यवस्था। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं और मानवता, प्रेम, करुणा तथा ईमानदारी जैसे मूल्य कमजोर पड़ गए हैं। समाज में पाखंड और दिखावे का बोलबाला है। बोलबाला मतलब हर कहीं चारों ओर क्या है? पाखंड, लोग झूठ, हिंसावादी हो गए हैं। और नैतिक मूल्य का पतन हो रहा है। मेन पॉइंट आपका यही रहेगा। तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने लाभ नुकसान देखता है। तो यहाँ पे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी वो हिचकता नहीं। तो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों की अपेक्षा या उपेक्षा एक ही है करता है। कवि ने इस युग को सुधार की आवश्यकता वाला युग बताया है और कबीरदास जी ने अपने कविता द्वारा लोगों में प्रेरणा जगाने की कोशिश की है और आपसी मनमुटाव और समाज में एक स्थिर समाज बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो आपकी ये विशेषताएं, आप इसको विशेषताएं कैसे लिख सकते हैं मैं बता रही हूँ। तो पद, हाँ, तो पद युग्म की प्रमुख विशेषता है नैतिक पतन और सामाजिक अव्यवस्था है और इसमें जो नैतिक मूल्य है वो गिरते जा रहे हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है पद्म युग्म में मानव का स्वभाव कैसा दिखाया गया है। तो इसमें लोगों का स्वभाव, नेचर कैसा दिखाया गया, कबीरदास जी ने क्या लिखा है जो हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में मालूम चलती है। तो पद युग्म में मानव का स्वभाव स्वार्थी और संवेदनशील दिखाया गया है। लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते। मानवता और सहयोग की भावना कमजोर हुई है। वही कबीरदास जी एक ही बात को दोहरा रहे हैं। जो नैतिक मूल्य है उसका पतन और मूल्य में कमी आने के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो कबीरदास जी अपने कविता द्वारा लोगों में आत्मविश्वास और प्रेरणा देना चाहते हैं, लोग आपस में मिलजुल कर रहें। तो पद्म युग में सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमारा जो कविता है तो सामाजिक जो हमारा एनवायरमेंट उस समय कैसा था। तो कविता में समाज की स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई गई है। तो उस समय हमारा जो समाज था, लोग आपस में लड़ रहे थे, उनमें एकता नहीं था, मन मुटाव हो रहा था। तो वही स्थिति के बारे में बताना है हमें। पाखंड, दिखावा और नैतिक पतन समाज में चारों ओर फैली हुई थी। लोग सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे थे। इसमें समाज अव्यवस्थित यानी कि समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं था। और हमारा ये जो प्रश्न है हमारा ये 5 अंकों वाला प्रश्न है। इसको आप पढ़िए और खुद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ ये। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति के महान कवि थे। तो ये हमारा पाठ का निचोड़ है, ये सारांश, यानी आप पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद अपने शब्दों में इसे पॉइंटर्स लिखिए, आपको यह आसान लगने लगेगा। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति के महान कवि थे। तो उनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से जीवन की सच्चाई और लोगों को उन्होंने जगाने की कोशिश की, मूल्यों को बताया। कबीर ने दिखावे, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। तो कबीरदास ने जो कविता लिखी थी उनमें उन्होंने जोर दिया था कि समाज में उन्होंने सत्य को जोर दिया और नैतिक मूल्य को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। तो मार्ग केवल सच्चे मन, प्रेम और भक्ति से है। अगर आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपका उत्थान या उन्नति होना आवश्यक है। तो उनके दोहे सरल भाषा में थे। तो कबीरदास जी जो भी कविता लिखते थे उनकी भाषा बहुत ही सरल थी, जो आम लोग उनको आराम से समझ सकते थे। और आम लोग यानी कि साधारण जनजीवन, साधारण लोग आम लोगों तक इजीली पहुंचते थे, आसानी से वो समझ सकते थे। कबीरदास की रचनाएं समाज सुधार और नैतिकता का संदेश देती है। तो कबीरदास जी ने जो भी प्रश्न लिखे थे वो पढ़कर लोगों में एक आत्म स्वभाव और एक प्रेरणा का स्रोत जागा था। लोग उनकी कविताओं को पढ़कर
स्वार्थ से ऊपर उठ गए थे और लोगों में एक भाव, एक सार होने के उन्होंने जोश भरा था अपने आप में। तो ये आपका 5 अंक वाला प्रश्न रहेगा, इसको पढ़िए और आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको दिन रात मेहनत करनी होगी और परीक्षा जिस सर पर है। अगर आप इसको लेसन को पूरी थॉरोली पढ़ेंगे तभी आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यही समाप्त है। तो हम अगले पाठ में चलेंगे। अगले लेसन में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ निकाल कर लाऊंगी और आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे आप कॉन्टेक्ट नंबर में आ सकते हैं और हमारे इंक्वायरी बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।